हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। और बॉटनी का ही सेक्शन में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और ये भी बॉटनी सेक्शन में ही है, क्लास 11th की। और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो है इसकी नीट की PYQs हमने कर लिया था। और आज की क्लास में जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है इसकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो है रेस्पिरेशन वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इसको देखिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले एनसीईआरटी में जो है वो दे रखा है कि हम पहले तो हम ये समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हम क्या किए हैं कि हम अपना जो फूड है हमारा ग्लूकोज वो बना लिए हैं, ठीक है। तो हमारा फूड वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो फूड है उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होना चाहिए, मतलब फूड ऐसे बना के तो रखेंगे नहीं, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, उसका कुछ ना कुछ यूज़ होना चाहिए। तो जितने भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं टू परफॉर्मिंग या कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, सारे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, जो भी हम बना के रखे हैं फोटोसिंथेसिस से। मतलब प्लांट्स की अगर हम बात कर लें बेसिकली, तो उसमें फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिला है। तो अभी हम प्लांट्स का ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वहाँ पे फूड हमारा बन चुका है। अब उसी फूड की ब्रेकडाउन से क्या होगी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी और उससे क्या होगा कि हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दे रखी है कि फॉर कैरिंग आउट दी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। लाइफ की एक्टिविटीज़ जैसे हो सकती है, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, फूड जो भी खाते हैं उसकी जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो, उसका ट्रांसपोर्ट, जो मूवमेंट हम करते हैं वो, रिप्रोडक्शन या ब्रीदिंग, इन सब चीज़ों में क्या होता है, एनर्जी चाहिए। ये सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, इन सब में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और यही एनर्जी हमें उस फूड से मिलती है। तो वही ये लिखा हुआ है कि एनर्जी जो होता है वो आता कहाँ से है, फूड से। फूड यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल, इसी मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि फूड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये प्रिपेयर करता है अपना फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अपना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होता है, ये अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है, ये ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस से हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि फूड प्रिपरेशन हो जाता है। ये करता क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी जो हमारा बनता है ये स्टोर होता है इन द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च जो भी हमारा बनता है उसमें क्या होता है, उसकी बॉन्ड्स में क्या होता है कि स्टोर हो जाता है ये केमिकल एनर्जी। अब है हमारा टॉपिक, दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, हम यहाँ पे बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल्स हमारा बना है उसका ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, और यहाँ से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द ATP सिंथेसिस, और इसी एनर्जी जो है उसको ट्रैप करके क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसके बाद जो है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस जो होता है ये कहाँ देखने को मिला था हमें, क्लोरोप्लास्ट में। यूकैरियोट जो होता है इसके केस में क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि प्रोकैरियोट जो था, जब मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट होता है उसके केस में एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द मीजोसोम, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, बेसिकली प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो उसके क्लोरोप्लास्ट जो था वहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिला था। उसके बाद है दैट इज द रेस्पिरेशन और द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी। जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारा स्टार्च, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज बना है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसी से एनर्जी की यील्ड होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो रेस्पिरेशन वगैरह होता है ये कहाँ होता है, माइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म के केस में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो जो कंपाउंड जो भी रेस्पिरेशन के दौरान जो भी ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यूजुअली जो है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारा बना है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, जो भी हमारा बनता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वही हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। लेकिन प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड भी क्या होता है, हो सकता है
वो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसकी ब्रेकडाउन वगैरह हो सकती है। रेस्पिरेशन एक तरह का मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जो कि एंजाइम से मेडिएटेड होता है, मतलब सारे स्टेप में क्या होता है, एंजाइम जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो भी हमारा फूड से एनर्जी मिला है वो एनर्जी जो होता है स्टोर होता है एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी जो होता है क्या होता है, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मतलब एटीपी के फॉर्म में ही क्या होती है, एनर्जी स्टोर रहती है। और जब जब ज़रूरत होती है सेल को, तब ये एटीपी जो होती है इसकी ब्रेकडाउन वगैरह होती है। और ये जो हमारा इसका रिएक्शन है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें फोटोसिंथेसिस से मिला है, जो कि हमारा फूड है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाती है रेस्पिरेशन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारी एनसीईआरटी के साथ ही है, दैट इज क्या प्लांट जो होता है वो ब्रीथ करता है, प्लांट्स के अंदर क्या ब्रीथिंग हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स जो है डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द गैसियस एक्सचेंज बट दे हैव द स्टोमेटा एंड द लेंटिसिल्स। मतलब जैसे हमारे अंदर स्पेशली जो हमारी लंग्स होती है वो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग में, लेकिन इसके पास जो होता है ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन इसके पास जो होता है स्टोमेटा या लेंटिसिल्स होते हैं। बेसिकली ये पोर्स होता है। स्टोमेटा मैंने आपको लीफ के केस में बताया था, जो कि पोर्स होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड टाइप की ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। और हर एक पार्ट जो होता है प्लांट्स का, दे कैन टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैसियस एक्सचेंज नीड, दैट्स वाई डोंट हैव अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब सारे जो भी पार्ट्स होते हैं वो अपनी गैसियस एक्सचेंज के लिए अलग अलग उसकी कुछ मतलब खुद को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके सारे पार्ट्स। इसीलिए इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज तरह की रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में, कि हमारा लंग्स जो होता है वही हमारा ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी की जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ लंग्स जो है वो किसी एक पार्ट का जो है वहीं की ब्रीदिंग करवाता है, मतलब ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी जो है उसकी जो भी वेस्टेज वगैरह होती है उसको बाहर एक्सक्रीट करना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और फिर ऑक्सीजन को लेना, ये सारी चीज़ें हमारी एक ही जो ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज ऑर्गन हमारा लंग्स वही परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि अपना अपना केयर जो होता है, अपना अपना गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो प्लांट्स जो होता है उसका पार्ट खुद कर लेता है। इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसलिए एब्सेंट होता है। इसके बाद जो है वो है दैट इज़ प्लांट्स डू नॉट हैव अ ग्रेट डिमांड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। मतलब प्लांट्स को है जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद है दैट इज़ द रूट स्टेम एंड द लीफ रेस्पायर एट द रेट फार लोअर देन द एनिमल्स डू। जैसे हमारी रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन रूट स्टेम और लीफ जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि रेट जो होता है काफ़ी लो होता है, इसलिए उसमें डिमांडिंग नहीं होता है गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद हर एक सेल जो होता है प्लांट के अंदर वो लोकेटेड होता है क्वाइट क्लोज टू द प्लांट की सरफेस। मतलब प्लांट की जो सरफेस होती है, जैसे कि उसकी हम एपिडर्मिस की बात कर लें तो उसमें जो उसकी हर एक सेल होती है वो क्या होता है उसकी क्लोज लोकेटेड होती है, यानी कि एपिडर्मिस के पास बेसिकली लोकेटेड होता है सारे के सेल। लेकिन ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें लीफ के केस में, क्योंकि लीफ जो होती है वो पतली सी होती है। लेकिन अगर हम बात कर ले थिक वुडी स्टेम और रूट की बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे थिक होता है। वहाँ पे कितनी भी जो है वो एपिडर्मिस के पास या फिर प्लांट की सरफेस के पास लोकेटेड होगा, लेकिन वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके केस में क्या होता है कि स्टेम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे लिविंग सेल जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है थिन लेयर में इनसाइड एंड बीनीथ दी बार्क। जो बार्क होता है उसके अंदर एक पतले से लेयर में खुद को क्या कर लेता है, सेल जो भी लिविंग सेल्स होते हैं वो खुद को अरेंज करता है। और दूसरा इसके पास क्या होता है, लेंटिसिल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है। इसमें लूज पैकिंग होती है पैरेनकाइमा सेल्स की। लीफ स्टेम और रूट के केस में जो पैरेनकाइमा सेल होता है उसकी लूज पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है, ताकि वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो, और स्पेस क्रिएट होने से वहाँ पे जो है अच्छे से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक तरह का क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होता है, और कंबशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऐसे ही हमारा रेस्पिरेशन में भी चाहिए था, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट जो था हमारा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा था हमें। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये एक तरह का क्या होता है, कंबशन रिएक्शन
होता है, तो इसको हम याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिना किसी ऑक्सीजन के हेल्प से अगर हमें ग्लूकोज को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है बिना किसी ऑक्सीजन के, तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, बेसिकली ये ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि अगर हमें पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के हेल्प से, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एक पाथवे होता है जो कि परफॉर्म होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में जो होता है ग्लूकोज ही इंटर करता है उस पाथवे में और यहाँ से हमें पायरुविक एसिड मिल जाता है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि एनसीईआरटी के साथ ही हम चल रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ग्लाइकोलिसिस जो है इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से हम याद रखेंगे। जो ग्लाइकोलिसिस जो है ये पाथवे जो है इसको दिया था 3 साइंटिस्ट ने मिल करके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें से ई का मतलब है इम्बिडेन, एम का मतलब है मेयरहॉफ और पी का मतलब है पार्नास। तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने ही दिया था ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसमें ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर होता है, और लाइसिस का, जब भी लाइसिस वर्ड लिखा रहे इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी कि टूटना। तो यहाँ पे बेसिकली शुगर जो होता है, जो भी मैंने आपको बताया, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज किसी की भी बात कर लें, तो ये इसी की क्या होती है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि यही क्या होता है, टूटता है और बाद में जाके हमें लास्ट में क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड या पायरुवेट मिलता है। ठीक है, जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ये ओनली पाथवे होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि हमने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसमें ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के होता है। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो है वो सिंगल पाथवे जो होता है रेस्पिरेशन का, वो ग्लाइकोलिसिस ही होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, ये सब में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। उसके बाद ये अकर देखने को कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके केस में ये प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज होता है इसकी यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, और ये फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड। सबसे लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये जो हमारा ग्लूकोज है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज, ये सुक्रोज हमें कहाँ से मिला है, विच इज़ द इंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो होता है इसका इंड प्रोडक्ट क्या है, सुक्रोज है, और यही सुक्रोज जो होता है यही सुक्रोज से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, दैट इज द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज जो होता है, यही सुक्रोज जब टूटता है उसकी स्प्लिटिंग होती है तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, और ये सुक्रोज क्या होता है, ये इंड प्रोडक्ट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, और सुक्रोज जो होता है, यहाँ पे रिएक्शन है कि सुक्रोज जो होता है इन्वर्टेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हमें देखने को मिलता है। और यही क्या होता है, या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये कोई सा भी इंटर करता है ग्लाइकोलिटिक के पाथवे में। ठीक है, और जो यूनिवर्सल पाथवे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ये सब में प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजनिक या इन ऑक्सीजनिक किसी ऑर्गेनिज्म की हम अगर बात कर ले, मतलब एन ऑक्सीजनिक या ऑक्सीजनिक की बात कर ले, मतलब जैसे कि एनारोबिक या फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात कर ले जैसे कि, तो इस दोनों में प्रेजेंट होगा, इसीलिए ये यूनिवर्सल पाथवे होता है। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है मतलब बेसिकली एडवांस टाइप की कोई ऑर्गेनल की डिमांड है नहीं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं। और टोटल 10 स्टेप्स यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इस पाथवे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। अब जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ग्लाइकोलिसिस का वो करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर इसको देखिए, मेरे साथ इसको अंडरस्टैंड करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, जिसका पहला और तीसरा स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोलिसिस का, इसमें एटीपी यूटिलाइज होगी पहली, और तीसरी जो स्टेप होगी ग्लाइकोलिसिस की, इसमें एटीपी यूज़ होगी, और जो 7th और 10th स्टेप होता है इसमें एटीपी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज होगी, यहाँ पे एटीपी फॉर्म होगा यानी कि बनेगा। जो 1st एंड 3rd स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और बाकी जितने भी प्रोसेस जितने भी मतलब स्टेप्स होगा वो सारे के सारे रिवर्सिबल होगा, यानी कि वो रिवर्स कर सकता है रिएक्शन, लेकिन जो 1st एंड 3rd स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से हम याद रखेंगे। अब जो होता है वो हम प्रोसेस यानी कि स्टेप, सारे के सारे स्टेप जो होता है उसको हम देख लेते हैं, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद होना चाहिए इसमें। 10 का 10 स्टेप्स याद होना चाहिए, एंजाइम याद होना चाहिए, कहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड है, कहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है, ये सब चीज़ें हम इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड दैट इज़ द ग्लूकोज हमारा इस प्रोसेस में एंटर करेगा।
अब ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एक फॉस्फेट जो होगा उसका यूज़ हो जाएगा, यानी कि एक एटीपी का यूज़ होगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज यहाँ पे एंजाइम लगता है, ठीक है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब जो स्टेप है हमारा दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तब एक एंजाइम लगता है जिसको हम PFK कहते हैं या फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी कहते हैं, और यहाँ पे भी एक ATP यूज होगा और एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें देखने को मिल जाएगा। अब है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये जो होता है ये टूटता है 3-3 कार्बन में, और 3-3 कार्बन के कंपाउंड जो होता है ये होता है एक PgAl, दूसरा होता है DIHAF, ठीक है। PgAl जो होता है ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और जो डाइहेप होता है ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। PgAl का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और जो डाइहेप होता है इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब ये जो होता है क्या होता है, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। इस PgAl जो होता है ये इसकी 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस 2 मॉलिक्यूल की PgAl जो होता है यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ से हम क्या बनाएंगे PgAl से 1,3-BPgL, ठीक है। PgAl से क्या बनाएंगे 1,3-BPgL, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है एक NAD पॉजिटिव जो होता है ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो रहा है इस PgAl के बाद से सारी चीज़ें 2-2 बनेगी तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे PgAl जो होता है ये जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव जो है यहाँ से एक NADH बनेगा और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो होता है वो बन जाता है और इस प्रोसेस जो होता है यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है जो कि 2 मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और यहाँ पे जो होता है एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हमारा बना हुआ है उसकी यूज़ से यहाँ पे 2 ATP बनेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे 2-2 की बातें चल रही है, सारी चीज़ें 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 ADP मतलब 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहाँ पे हमें 2 ATP मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें उसके बाद वाली स्टेप जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वहाँ से 2-फॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा और जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पे एंजाइम लगता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज या म्यूटेज, डायरेक्टली हम याद रखेंगे एंजाइम को, और ये भी 2 मॉलिक्यूल का है। जो फॉस्फोग्लिसरेट है यहाँ से ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा और यहाँ पे क्या होगा एंजाइम लगेगा इनोलेज और ये भी 2 मॉलिक्यूल बनता है 2-फॉस्फो इनोल पाइरुवेट और यहाँ पे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके बाद जो फॉस्फो इनोल पाइरुवेट है यहाँ से फिर क्या बनता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बनता है जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और यहाँ पे एंजाइम लगता है पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसका यूज़ होगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ATP जो है वो बना है और यहाँ पे एक 2 ATP बना है और बाकी 2 जगह क्या हो गई है यूज़ हो गई है, ठीक है। तो अब हम जो भी ATP हमारा यूज़ एंड हमारा गेन हुआ है उसको हम अभी देख लेते हैं। तो टोटल ATP हमारा कितना है 4 ATP हमारे पास आया है, ठीक है। उसमें से यूज्ड ATP जो है वो 2 ATP है जो कि यूज़ हो गया है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप जो है वहाँ पे 2 ATP हमारा यूज़ हो चुका है। जो गेन ATP कितना होगा 4 टोटल था उसमें से 2 यूज़ हो गया तो हमारे पास 2 ATP बचा, ठीक है। अब जो NADH बना है वो कितना है 2 है और इस 2 NADH से जो है हमें 6 ATP मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक NADH जो होता है उससे हमें 3 ATP मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना है कि कभी भी एक NADH जो होता है वो 3 ATP देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 NADH है, इस 2 NADH जो होता है इससे हमें 6 ATP मिलेगा और जो 6 ATP होता है और इस 2 ATP जो होता है इससे हमें 8 ATP टोटल मिल जाएगा। ये टोटल ATP है और ये 6 ATP कब मिलेगा जब क्रेब्स साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो होता है हमें 6 ATP मिलता है। लेकिन अभी जो हमारे पास है वो 2 ATP ही है जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस से मिला है। तो अगर हमें ग्लाइकोलिसिस का बात पूछेगा तो हमारे पास 2 ATP है, लेकिन टोटल अगर ATP की बात कर ले तो हमारे पास क्रेब साइकिल के बाद जो मिलेगी उस सबको मिला के हमारे पास 8 ATP मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे।
उसके बाद जो होता है हमारे पास, अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट जो है बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसको हम मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, तो पायरुवेट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में। बाकी दोनों जो होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है एनारोबिक कंडीशंस में, और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है तो ये रिक्वायर होगा इसमें ऑक्सीजन, और उसको हम ये इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, तो बेसिकली इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है एरोबिक कंडीशन में, और ये दोनों जो होता है फर्मेंटेशन नाम से ही है, तो इसको हम याद रखेंगे एनारोबिक कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें होता क्या है? जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें हमें ग्लाइकोलिसिस से क्या मिला है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ से कोई भी कार्बन जो होता है वो कम नहीं हो रहा है, ये 3 कार्बन से 3 कार्बन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, इसलिए यहाँ पे एंजाइम जो लगेगा वो होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो NADH जो है वो कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में, और NAD पॉजिटिव जो होता है वो वापस ही यूज़ हो जाता है हमारा ग्लाइकोलिसिस में, जो कि मैंने आपको 7th स्टेप में बताया, जब NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट होता है। तो ये NAD पॉजिटिव जो है वापस से रिन्यू हो जाता है इस यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे फिर से हमें NAD पॉजिटिव जो है वो मिल जाएगा, जो कि यूज़ हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसके केस में मसल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान जो है ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुविक एसिड ही लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसके केस में, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेंटेशन होती है, यानी कि लैक्टिक एसिड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है हमारा दैट इज़ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें सबसे पहले हमारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट है। अब इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक असीटल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 कार्बन से 3 कार्बन वाला कंपाउंड मिला। तो जब पायरुविक एसिड एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम लगता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब ये जो एसीटल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, 2 कार्बन का कंपाउंड में, या फिर इसको हम अल्कोहल भी कह सकते हैं, अल्कोहल में ही आता है इथेनॉल। तो एसीटल्डिहाइड जो है 3 कार्बन का कंपाउंड, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से एक कार्बन क्या होगा, रिड्यूस होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और ये NAD पॉजिटिव NADH प्लस H प्लस जो है वापस से NAD पॉजिटिव ये रिन्यू कर लेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। वहाँ पे एक एंजाइम लगा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम लगेगा, पहला पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। दोनों को हम याद रखेंगे। ठीक है, दोनों जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर ले, दोनों में ही ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो होता है इन ग्लूकोज इज रिलीज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों जो होता है बोथ द प्रोसेस आर हजार्डस, क्योंकि एक जगह हमें एसिड देखने को मिल रही है, दूसरी जगह हमें अल्कोहल देखने को मिल रहा है, तो दोनों जो है हार्मफुल है, हजार्डस है। तो दोनों ही प्रोसेस एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमें हजार्डस प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नो ATP सिंथेसिस अगर इन बोथ स्टेप, दोनों में ही ना तो ATP सिंथेसिस होगी और ना यहाँ पे किसी ATP की यूज़ होती है दोनों ही प्रोसेस में। उसके बाद यीस्ट पॉइजन देमसेल्स टू डेथ व्हेन अल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेस 30%। 13% जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन हो जाती है तो यीस्ट जिसका हम यूज़ करते हैं इसमें अल्कोहल बनाने में, वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे NCERT के पॉइंट जो भी फर्मेंटेशन को लेकर दिया गया था। अब तीसरा जो है हमारा दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा बचा है। तो तीसरा हमारा दैट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें है दैट इज़ यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा। ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वाटर भी रिलीज होगा। और ये मोस्ट कॉमन होता है इन द केस ऑफ हायर प्लांट जो होता है, उसके केस में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स के केस में ये कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके केस में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म, मतलब यही पायरुवेट जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट कहाँ जाएगा, पायरुवेट जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर बना है, ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट
होगा। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम एंड लिविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये आगे हम इस रिएक्शन को देखेंगे और ये हमें देखने को मिलता है इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली स्पेस होती है मैट्रिक्स वहाँ पे। और दूसरा स्टेप जो है पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये रिएक्शन भी जो है ये चीज़ें हम देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एक टॉपिक आएगा हमारा लास्ट टॉपिक, उसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और यहाँ पे हमें बाद में जाके एटीपी की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए के साथ मिलके NAD पॉजिटिव जो है इसके प्रेजेंस में, और यहाँ पे एंजाइम लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, यहाँ पे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और NADH+H+। तो यहाँ पे भी पायरुविक एसिड इन्वॉल्व है, कोएंजाइम NAD पॉजिटिव और एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और NADH+H+, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे बना है यही इंटर करता है एक साइक्लिकल पाथवे जिसको हम TCA साइकिल कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। और यहाँ तक जो है हमारा, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो TCA साइकिल में पाथवे में इंटर करेगा। तो अब TCA साइकिल जो है इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ये हम आगे वाली क्लास में इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये थी हमारी रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वाली पार्ट, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वेल एंड गुड, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप इसको शेयर करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आया है मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको अगर ये सारी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक जो है चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।